नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहासकार एवं उनके इतिहास ग्रंथों को लेकर टीका टिप्पणियों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं कालों के नामकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करें। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए होता है, तो सिर्फ अब प्रैक्टिस पर ही आश्रित नहीं रहना है, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आरंभ में ही इससे संबंधित चार वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहासकार और इतिहास के कालों का नामकरण से संबंधित वह वीडियो है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिए। तो चले अब हम लोग आज के अभ्यास सत्र में। आरंभ में 3-4 स्लाइड कल ही के अभ्यास सत्र से संबंधित हैं। इसको रखने का कारण यह रहा कि सोचा कि एक बार में जितने इतिहासकार हुए हैं और उनके इतिहास ग्रंथ हैं जो मुख्य हैं, उनका भी एक बार अभ्यास करा दूं, एक तरह से कंसेप्चुअल रूप में। और बताया था कि प्रश्न पूछने का जो पैटर्न, उसमें कुछ सुमेलित करने के लिए आता है, कुछ क्रम के अनुसार सजाने के लिए आता है, वो बढ़ती क्रम हो या घटते क्रम में हो, प्राचीनतम से अधुनातन या अधुनातन से प्राचीनतम का जो है क्रम रहता है। तो वह उसका भी समय समय पर क्या जो है हर वीडियो में थोड़ा अभ्यास कराते रहूं, जिससे कि आपको भी जो है थोड़ा जो है दिमाग पर जो है जोर डालना पड़े। तो चलिए, पहला प्रश्न है, एडविन ग्रीव्स के आगे हिंदी काव्यधारा। तो एडविन ग्रीव्स के इतिहास ग्रंथ का नाम है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी कि अ में दूसरा, ख में और घ में मिलता है। अब FEK, तो FEK की पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ब में तीसरा, ख में भी मिल रहा है, घ में भी मिल रहा है। अब तीसरा आ जाए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत, यानी कि 100 में चौथा। तो हो गया, सही विकल्प होगा घ। और द में राहुल सांकृत्यायन की रचना का नाम हिंदी काव्यधारा है, सही उत्तर घ। अगला प्रश्न वैसे ही सुमेलित करना। इंद्रनाथ मदान की रचना का नाम है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। तो अब अ में दूसरा, तो देख रहे हैं क और ख में नहीं है, तो क और ख गलत है। अब ग और घ दोनों में है। तो अब उसके बाद अब तब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो ब में चौथा दिया गया है, और जब चौथा क्या है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, या तो बच्चन सिंह का है। तो ब में पहला है, तो सही उत्तर होगा घ। ऐसे रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला प्रश्न है, इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। अ में चौथा, चारों में चौथा मिल रहा है। अब ब में आ जाए राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ब में पहले का, यानी कि यहाँ भी जो है ग और घ में दोनों में पहला मिल रहा है। अब तीसरे पर हम लोग को जाना पड़ेगा। सूर्यदेव शास्त्री के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। तो 100 में होगा दूसरा,
तो उत्तर हो जाएगा घ। अगला प्रश्न, हाँ, अब वो इतिहास से संबंधित और इतिहास ग्रंथकारों के नाम से संबंधित वैसे ही सुमेलित करने के लिए प्रश्न आता है। अब हम लोग नामकरण और काल विभाजन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो विभिन्न हिंदी साहित्यकारों की दृष्टि में हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का पहला प्रयास किसने किया? तो क में गारसाद तासी। गारसाद तासी ने इतिहास ग्रंथ लिखा और ये पहले इतिहास ग्रंथकार हैं। और उसके बाद इन विकल्पों में आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि ग्रियर्सन ने नामकरण का और काल विभाजन का प्रयास किया है। तो ग्रियर्सन सही उत्तर होगा, क्योंकि शुक्ल जी और द्विवेदी जी बाद में आते हैं। तो पहला सही उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन ने आदि काल का क्या नाम एवं समय सुझाया है? क में चारण काल 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, नहीं 700 से 1300 ईस्वी तक है, तो क गलत हो गया। संधि एवं चारण काल 600 से 1300 ईस्वी तक, तो ये संधि और चारण काल नाम तो रामकुमार वर्मा का दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। क सामंती युग 650 से 1375, ये भी गलत है, क्योंकि सिद्ध और सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने रखा। तो सही उत्तर अब बच जाता है घ, चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, उत्तर घ। अगला, मिश्र बंधुओं द्वारा आदि काल को लेकर दिए गए नाम एवं समय सीमा में से सही नहीं है। पहला तो है आरंभिक काल, विक्रम संवत 700 से 1444, एकदम सही है। दूसरा, पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343, अभी सही है, क्योंकि आरंभिक काल को उन्होंने दो काल खंडों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो ख भी सही है, ग उत्तर आरंभिक काल, और इसका समय 1344 से 1444 रखे हैं। और घ आरंभिक काल, तो गलत यह हो गया, 1343 तक नहीं 1444 तक जो है ले जाते हैं, तो इसमें सही विकल्प होगा घ। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल के दिए नाम एवं समय सीमा में, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ने गलत हो गया है, के द्वारा दिए गए नाम एवं समय सीमा में असंगत है। तो क्या असंगत है? आदि काल विक्रम संवत 250 से 1375, एकदम सही है। वीर काल नाम इनका दिया हुआ नहीं है। समय तो सही है, यह नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, इसलिए ख असंगत है। और भी देख लें, कोई असंगत तो नहीं ना है, क्योंकि परीक्षा में वैसा भी होता है कि एक ही मिसप्रिंट होने की वजह से गलत भी हो जाता है। तो मगर हम लोग आधे अधूरे पर नहीं भागेंगे, क्योंकि यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए पूरा देखेंगे। तो वीरगाथा काल एकदम सही है, विक्रम संवत 250 से 1375 तक। वीरगाथा काल ईस्वी सन 993 से 1318, यह भी सही है, क्योंकि ये इसमें संवत को ईस्वी सन में बदल दिया गया है, तो इसलिए इसका सही विकल्प होगा ख। अगला, रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल का नाम वीरगाथा काल रखा, इसको वीरगाथा काल नाम किसने दिया? अभी हम लोगों ने जो है देखा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो सही विकल्प है ग। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल का नाम वीरगाथा काल रखा था, इसको बाल्यकाल या बाल्यावस्था या अंधकाल नाम किसने दिया? ना रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने साहित्य को व्यक्ति का प्रतीक मान करके उसके जीवन काल और अवस्था के आधार पर साहित्य का काल विभाजन किया। तो सही उत्तर होगा क, रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने रीति काल का क्या नाम एवं समय सुझाया है? क में अलंकृत काल सही है, 1681 से 1889। पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, या पूर्व अलंकृत, चूंकि अलंकृत काल को भी उन्होंने दो काल खंडों में बांटा था, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत, तो यह भी सही है। तो इस तरीके से तीनों ऊपर वाला सही है, तो इसलिए सही विकल्प होगा घ, सभी उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन एवं समय सीमा नहीं है, इसमें नहीं है खोजना। तो संधि काल एवं चारण काल नाम तो सही है, 750 से विक्रम संवत से 1375 सही है। भक्ति काल नाम देते हैं पूर्व मध्य काल को, यह भी सही है। रीति काल 1700 से
1900 विक्रम संवत, यह भी सही है। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक, यह भी सही है। तो इस तरीके से सब तो सही है, तो इसलिए पांचवा विकल्प होगा। ऐसे मैं दिया हूं, चूंकि मेरा मकसद सब समझा देना है। परीक्षा में ये नाम आते हैं, अब इसी में से कोई जो है गलत कर दिया जाएगा या गलत कर दिया जाता है, तो मैंने यहाँ गलत बीच में ना करके सभी काल, उनके काल विभाग को मैं रख दिया हूं, जिससे कि आपको स्मरण भी रहे, इसीलिए एक विकल्प बढ़ा दिया हूं। तो इसका सही विकल्प है पांचवा, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन एवं समय सीमा है। आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, एकदम सही है। भक्ति काल 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, ये भी सही है। रीतिकाल 16वीं से 19वीं शताब्दी तक, सही है। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य काल से अब तक। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ रीतिकाल को 19वीं शताब्दी तक लेकर के जाते हैं और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी के मध्य तक। तो यहाँ पर उन्होंने संक्रमण समझ मान करके रीति काल के भीतर आधुनिक काल को और रीति काल को आधुनिक काल के भीतर प्रविष्टि प्रदान कर दी है। तो इसका सही विकल्प होगा पांचवा, सभी सत्य है। अगला, भक्ति काल को उत्कर्ष काल एवं चरमोत्कर्ष काल नाम किसने दिया? तो इसका जो है सही उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तो भक्ति काल नाम देते हैं, भक्ति काल को भक्ति काल ही नाम रखते हैं। वे शुक्ल जी को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। राम कुमार वर्मा भी और राहुल सांकृत्यायन भी। गणपति चंद्रगुप्त क्योंकि वैज्ञानिक इतिहास लिख रहे हैं, तो इसमें वैज्ञानिकता का उन्होंने कुछ पुट देने का प्रयास किया, यद्यपि वह इतिहास वैज्ञानिक बन नहीं पाया, खिचड़ी बन करके रह गया। तो इसका सही विकल्प है गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल का नाम अपकर्ष काल, जिसका समय 1600 से 1800 ईस्वी है, यह नाम किसके द्वारा दिया गया? तो अभी हम लोग जो है देखे कि रीति काल को या उत्तर मध्यकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने, मध्यकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने 3 कालखंडों में बांटा है, उत्कर्ष काल, चरमोत्कर्ष काल और अपकर्ष काल। तो यह इसमें सही विकल्प है घ, यानी गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण में अनुचित क्या है? इसमें अनुचित खोजना है। तो आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, सही है। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, ये भी सही है। रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, सही है। आधुनिक काल भारत में भारतेंदु युग, तो आधुनिक काल नाम तो दिए हैं, मगर आधुनिक काल का नाम जो है उन्होंने भारतेंदु युग से ही जो है शुरू जो है कर दिया है, और उसका नाम आधुनिक काल न रख करके 19वीं सदी के मध्य तक को ले जाते हैं। किसे? अब तक करते हैं, भारतेंदु युग नहीं, वरन 19वीं सदी के मध्य से अब तक के काल को आधुनिक काल कहते हैं। यहाँ भक्ति काल तक ही, आधा भारतेंदु काल तक ही समेट दिए थे, इसलिए चौथा विकल्प गलत है। चौथा विकल्प सही है, उत्तर गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण में अनुचित क्या है? तो आदि काल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, सही है। भक्ति काल, यह भी सही है। रीति काल 16वीं से 19वीं शताब्दी तक, सही है। और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक, यह ही जो है यह गलत है, क्योंकि अभी हम लोग पीछे देखे कि रीति काल और आधुनिक काल के बीच में वे एक संक्रमण 50 वर्ष की अवस्था के काल को संक्रमण काल के रूप में देखते हुए ये देखते हैं। आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें अनुचित है चौथा, और सही विकल्प है चौथा, आधुनिक काल 19वीं सदी से अब तक के जगह पर के मध्य से। अब सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? तो 4, 5, 10, 11, तो उन्होंने 11 कालखंडों में बांटा है, और कहीं कहीं 10 कालखंड मिलता है। और इस ऐसा होने का कारण ये रहा है कि यह ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बहुत दिनों तक अनुपलब्ध रहा था। तो उस स्थिति में 10 जो आधुनिक काल है, जिसमें 18वीं सदी से वे शुरू करते हैं, जब अंग्रेज आए
और उसके बाद कंपनी शासन होता है, और कंपनी शासन के बाद महारानी 1857 की क्रांति होती है, और उसके बाद महारानी विक्टोरिया का युग आता है। तो इसमें उन 3 कालों में से एक काल का घालमेल हो गया है, इसीलिए 10 काल लोग बताया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन्होंने 11 काल खंडों में और 12 अध्यायों में अपना इतिहास लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो सही विकल्प है घ 11। फिर वो क्लियर हो गया जाएगा। यहाँ पर वही प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में बांटा है, जिन्हें निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण कोई किसी स्थापित विद्वान का किया हुआ नहीं है, क्योंकि आपको अधिकतम सूचनाएं दे सकूं, इसलिए मैंने शुक्ल जी या मिश्र जी के काल विभाजन को आधार बना करके और ग्रियर्सन के कालों के वर्गीकरण और उनके नामकरण को देख करके ये मेरे द्वारा बनाया गया समूह है। तो आरंभिक काल को चारण काल कहते हैं, सही है। पूर्व मध्य काल में वे रखते हैं 15वीं सदी का पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, जिसको शुक्ल जी मध्यकाल भक्ति काल कहते हैं, कृष्ण का ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार और तुलसीदास। तो यह सामान्यतः भक्ति काल का समय है, जो कि पूर्व मध्यकाल। और उसके बाद उत्तर मध्यकाल में ये रखते हैं रीति संप्रदाय और तुलसी के अन्य प्रवृत्ति और 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का मतलब हो जाता है 1799 तक, उसके बाद तो 18वीं शताब्दी आ जाएगा। और उस समय एक परिवर्तन आता है, और उसके बाद क्रा कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार 11 कालखंड हो जाते हैं। तो इसमें सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण में अनुचित है। आरंभिक काल तो 2 काल में बांटा है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। समय हम लोग देख लिए हैं। माध्यमिक काल को 2 काल में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो यह भी सही है। अलंकृत काल पूर्व को 2 काल खंडों में, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। उसके बाद चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक। और 5वें काल का नाम रखा उन्होंने वर्तमान काल, मगर यहाँ पर दिया हुआ है आधुनिक काल, तो इसलिए 5वां गलत है। या आधुनिक काल के जगह पर वर्तमान काल होना चाहिए था। तो इसका सही विकल्प होगा 5। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण में क्या अनुचित है? वीरगाथा काल या आदि काल? संवत 250 से 1375। तो आदि काल को ही वीरगाथा काल कहते हैं, तो नाम जो है सही विकल्प है। उसके बाद आदि काल के बाद पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल कहते हैं, संवत 1375 से 1700, यह सही है। उत्तर मध्य काल या रीति काल या श्रृंगार काल 1700 से 1900। इसमें श्रृंगार काल को देख करके आप को कंफ्यूज नहीं होना है, वरन आप जो को याद रखना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल ने ही यह इशारा दे दिया था कि रस के विचार से रीति काल को कोई चाहे तो श्रृंगार काल भी कह सकता है, और उसी संकेत को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लपक लिया और रीति काल का नाम ही रख दिया श्रृंगार काल। तो इसलिए प्रकार तीसरा भी सही है। और चौथा आधुनिक काल या भारतेंदु काल। तो आधुनिक काल नाम तो दिया हुआ सही है, मगर भारतेंदु काल नाम सही नहीं है। भारतेंदु काल उनका नाम जो है आदि काल के अनेक अध्यायों में से एक है। तो आधुनिक काल का वैकल्पिक नाम उन्होंने प्रवृत्ति के अनुसार सुझाया था गद्य काल। तो इस प्रकार चौथा में जो है गलत है, और सही विकल्प क्या है? तब सही विकल्प क्या होगा? 4, चूंकि गलत चुनना था। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण के प्रमुख आधार नहीं है। तो पहला है जनता की चित्तवृत्ति का संयोजन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, देखे हैं, और बार बार मैं बताते रहा हूं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा रसवादी दृष्टि का संगठन। शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं, यह एक जो है स्थापित मान्यता है, तो यह भी सही है। तीसरा है लोक मंगल की भावना। वे
हर रचना में रचनाकार के रचना में लोक मंगल की भावना कहाँ तक व्याप्त है, इस पर उनकी बड़ी ही जो है पैनी नजर रहती है। तो यह भी सही है। चौथा, भक्ति की प्रधानता। तो भक्ति की प्रधानता तो रीति, अगर भक्ति की प्रधानता ही इनको देखनी होती तो सिद्धों और नाथों और जैनियों की रचनाओं को असाहित्यिक घोषित नहीं करते और रीतिकाल के बारे में भी बिहारी चिंतामणि और मतिराम के मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं करते। तो इसलिए उत्तर इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि गलत इसमें से चुनना है तो सही विकल्प होगा 4, भक्ति की प्रधानता। इनकी नजर में कोई आधार नहीं बनता है। और अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण को लेकर उनकी प्रवृत्तिगत मान्यताओं का खंडन करते हुए किसने कहा कि वीरगाथा विधा है, भक्ति प्रवृत्ति है, रीति शैली और पद्धति है और गद्य भाषा रूप है। नामकरण करते समय उनकी कसौटी कहीं खो गई थी। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन एवं नामकरण को लेकर के गहरी आपत्ति दर्ज कराई गई है और जो विकल्प हैं सभी रामचंद्र शुक्ल से असहमति जताते हैं, मगर घूम फिर करके इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा और घूम फिर करके उनकी मान्यताओं को स्वीकृति दे ही देते हैं। मगर नए ढंग से इतिहास लिखने के प्रयास में डॉक्टर रामखेलावन पांडे, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसमें उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए नामकरण और किए गए काल विभाजन को लेकर के नए नाम सुझाने का प्रयास किया। तो सही विकल्प होगा 3, रामखेलावन पांडे। अगला प्रश्न, राम कुमार वर्मा द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण में सही नहीं है। तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम क्या रखा था? संधि और चारण काल। तो संधि काल का समय 750 विक्रम से 1000 विक्रम संवत सही है और उसी को जो है 2 काल में बांट दिया था, एक पहला संधि काल और दूसरा चारण काल, और इसकी सीमा 1000 विक्रम संवत से 1375 यह सही है। भक्ति काल ये मान लेते हैं शुक्ल जी वाले जो है धारणा को, तो इसका समय वे रखते हैं 1375 से 1700 और उसके बाद चौथे काल का नाम रखते हैं आदिकाल, आधुनिक काल, जिसका समय 1900 विक्रम संवत से अब तक रखते हैं। और भक्ति काल के बाद जो नाम रखते हैं वह रीति काल है, जबकि यहाँ पर कलात्मक उत्कर्ष का काल दिया गया है जो गलत है। तो सही विकल्प होगा घ, कलात्मक उत्कर्ष का काल। ये नाम नहीं दिया है उन्होंने, वरन रीतिकाल नाम दिया। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने काल विभाजन को लेकर शुक्ल जी की मान्यताओं का समर्थन किया, किंतु नामकरण को लेकर कतिपय स्थानों पर चौंकाने का प्रयास भी किया है। और चौंकाने का प्रयास कहाँ कहाँ किया है? तो आदिकाल में आदिकाल का नाम उन्होंने वीरकाल रखा, यानी वीरगाथा काल का वैकल्पिक नाम इन्होंने वीरकाल सुझाया, यह सही है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, यह सही है। तीसरा, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल, यह भी सही है, यहाँ भी चौंकाने का प्रयास किया है। तो आधुनिक काल या गद्य काल संवत 1900 से अब तक, तो वीर काल नाम भी चौंकाने वाला है, सही है। क भी सही है, ख भी सही है, क भी सही है, तो उपर्युक्त सभी सही है। चौंकाने वाला 2 नाम है, वीर काल और श्रृंगार काल। तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी सही है, 2 ही नहीं, तीसरा भी सही है। तो विकल्प होगा सभी सही है, घ। अब अगला प्रश्न, गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में? तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए काल के आधार पर काल विभाग को, और चूंकि वैज्ञानिक ढंग से जो लिखने का प्रयास करते हैं, तो काल को, चूंकि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है, तो आदि यानी कि आरंभिक, और अभी जो चल रहा है वर्तमान,
और इसके बीच मध्य है, तो 3 काल में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो सही उत्तर होगा 3। अब अगला प्रश्न है, गणपति चंद्रगुप्त द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण में अनुचित है। तो प्रारंभिक काल आदिकाल का नाम है, प्रारंभिक काल रखते हैं। ख, और इसका समय 1184 से 1350 रखते हैं। क्यों 1184 रखते हैं? कि चूंकि ये शालिभद्र सूरी को हिंदी का आदि कवि मानते हैं और इनका समय 12वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 1150 के आसपास है, तो इसलिए इसका काल 1184 रखते हैं। और ऐसे मध्यकाल को 3 काल खंड में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जिसके अलग अलग वैकल्पिक नाम भी सुझाते हैं, उत्कर्ष काल, चरमोत्कर्ष काल और अपकर्ष काल। तो यह सही है। और आधुनिक काल, आधुनिक काल को 5 भाग में बांटते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवादी युग। यह भी सही है। और एक घ दे दिया गया है, क्योंकि यह भी चौंकाने के लिए, चूंकि पिछले इसके पहले चौंकाने वाला कि आप चौंक जाएं, भ्रम में पड़ जाएं, क्योंकि गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास ग्रंथ का नाम ही है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसलिए विज्ञानवादी काल भटकाने के लिए दिया हूं। वैसे ही जो है भटकाने वाला भी नाम विकल्प आपको मिल सकता है, उसके लिए आप सावधान रहेंगे। तो इसका सही विकल्प होगा घ, विज्ञानवादी काल नाम का कोई नाम इन्होंने नहीं सुझाया है। अब अगला प्रश्न, गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आधुनिक काल को अनेक कालखंडों में बांटा है, कौन अनुचित है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग क में ग्रुप में है, सही है। छायावाद युग और प्रगतिवाद युग ये भी सही है, प्रयोगवादी युग भी सही है। और अभी मैं बताया कि वैज्ञानिक या विज्ञानवादी नाम कोई उन्होंने दिया ही नहीं, तो इसका भी विकल्प होगा घ, वैज्ञानिक उन्नति युग। 1965 से अब तक यह भी भरमाने का ही प्रयास था कि चूंकि 1965 में ही जो रुक जाते हैं, तो 1965 के बाद क्या हुआ, तो इसीलिए भटकाने वाला, भरमाने वाला यह प्रश्न था। विकल्प दिया गया है, तो भटकना नहीं है, भ्रम में नहीं पड़ना है, जो पढ़ें ठोस पढ़ें और गहन उसको जो है एकदम दिमाग में बिठा लिया करेंगे, भ्रम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सही विकल्प होगा घ। अगला प्रश्न है, रामखिलावन पांडे ने आगे हिंदी साहित्य का नया इतिहास में किया गया काल विभाजन एवं नामकरण में असत्य है। तो उनके द्वारा दिया गया नाम 6 नाम वे सुझाए हैं, संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, संबोधि काल और संचरण काल। और इस 7वां काल जो है जागरण काल और स्वातंत्र्योत्तर काल नाम उनके द्वारा दिया हुआ नहीं है, इसलिए सही विकल्प होगा घ। अगला प्रश्न है, काल विभाजन और नामकरण को लेकर निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वथा सत्य है? साहित्य इतिहासकार एवं काल विभाग एवं नामकरण का आधार। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के नामकरण का आधार क्या रखा और काल विभाजन का? तो कुछ काल के आधार पर नाम रखे, कुछ प्रवृत्ति के आधार पर और कुछ व्यक्ति के अनुसार। देखते हैं हम लोग चारण काल काल के आधार पर रखते हैं, उसके बाद प्रवृत्ति के आधार पर, तो वहाँ पर प्रवृत्ति के आधार पर तो रीति संप्रदाय रखते हैं, पुनर्जागरण रखते हैं, तो इन नाम जो है प्रवृत्ति के आधार पर कृष्ण काव्य परंपरा रखते हैं। तो और नाम पर भी रखते हैं कि तुलसीदास जायसी पर एक जो है अध्याय रखते हैं, काल विभाजन करते हैं, महारानी विक्टोरिया के नाम पर भी जो है रखते हैं। तो तीनों प्रवृत्तियों को इन्होंने अपनाया है। और मिश्र बंधु ने जो है क्या किया है कि मुख्यतः काल एवं अंशतः प्रवृत्ति के आधार पर, तो काल के आधार पर आदिकाल, मध्यकाल, आदिकाल को ये आरंभिक काल कहते हैं, और मध्यकाल तो, और उसके बाद आधुनिक काल। तो तीनों काल में जो है मुख्यतः काल को आधार बनाया है, मगर उसी में एक मध्यकाल को अलंकृत काल भी जो है कहते हैं। तो उस अलंकृत काल कहने के कारण क्या है कि यह प्रवृत्तिगत भी हो जाता है, तो अंशतः प्रवृत्ति, तो ये भी सही है। और रामचंद्र शुक्ल काल को कालक्रम से एवं नामकरण को प्रवृत्ति के आधार पर, तो आदि मध्य को 2 भाग में बांटते हैं, और आधुनिक काल, और उसके बाद प्रत्येक का एक वैकल्पिक नाम प्रवृत्ति के आधार पर दीर्घाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल देते हैं। तो काल को भी आधार बनाया और प्रवृत्ति को भी आधार बनाया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं
कि मिश्र बंधुओं के काल विभाजन का मंडन ये करते हैं, और शुक्ल जी के प्रति तो ये और नलिन बिलोचन शर्मा और राम खिलावन पांडे ये लोग तो हाथ पैर तोड़ करके उनके पीछे पड़े हुए थे। तो शुक्ल जी का खंडन, तो इस प्रकार पहला विकल्प सही है, दूसरा भी सही है, पहला दूसरा और तीसरा भी सही है, दूसरा तीसरा और चौथा भी सही है। इस तरीके से सभी सही हैं, तो उपर्युक्त सभी सत्य हैं, चौथा विकल्प सही। अब नागेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण में सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है इसमें। तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ऐसे देखें तो ये तो सही नाम है। और उसके बाद 7वीं सती से के मध्य से 14वीं सती के मध्य तक, यह भी सही है। 14वीं से 17वीं के मध्य तक, यह भी सही है। और 17वीं के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, ये भी सही है। और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक, यह भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ भी सभी सही हैं, तो इसका सही विकल्प होगा घ, उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सही विकल्प क। उसके बाद आदि काल को अपभ्रंश काल नाम किसने नहीं दिया? इसमें कौन जो है जो कि अपभ्रंश काल नाम नहीं दे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल कहते हैं, और पुरानी हिंदी की भी बात करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहते हैं। बच्चन सिंह अपभ्रंश काल, जिसका समय सीमा तो नहीं देते हैं मगर उसका आदि काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। और धीरेन्द्र वर्मा भी अपभ्रंश काल नाम देते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ख, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदि काल के बारे में अपभ्रंश काल नाम कहीं नहीं सुझाया है, और न इस पर गहन विचार ही किया है उस नाम को लेकर के। अगला प्रश्न, आदि काल को चारण काल किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है, एकदम सही है। राम कुमार वर्मा तो संधि और चारण काल नाम देते हैं, तो दोनों सही है। ग, उपर्युक्त दोनों, तो ग सही है। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, तो घ तो जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों तो सही हैं, तो सही विकल्प होगा ग। अगला प्रश्न, आदि काल को संक्रमण काल किसने कहा है? पीछे हम लोग जो है पढ़े हैं। संक्रमण काल एक तो हो गए राम खिलावन पांडे, एकदम सही है। और दूसरे राम कुमार वर्मा तो संधि और चारण काल कहते हैं। गुलेरी जी अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का युग कहते हैं। हरिश्चंद्र वर्मा ने अपभ्रंश आदि काल को संक्रमण काल कहा है। यह मूल रूप से इतिहासकार हैं और मध्यकालीन इतिहास के विशेषज्ञ हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क और घ। तो क और घ में, क और घ यानी कि क भी सही है और घ भी सही है, यानी कि पहला और चौथा। तो पहला और चौथा किसमें है? तो घ में है, तो घ सही है। आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो सिद्ध और सामंत का ग्रियर्सन ने तो चारण काल कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों पर बहुत जोर दिए थे, तो सिद्ध सामंत काल कहा है। और गणपति चंद्रगुप्त तो प्रारंभिक काल या शून्य काल भी कहते हैं, तो सही विकल्प होगा ग। अगला प्रश्न, आदि काल को संधि काल और चारण काल किसने कहा है? बार बार हम लोग दोहराते रहे हैं, राम कुमार वर्मा सही विकल्प होगा ख। अगला प्रश्न, आदि काल को आरंभिक या प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आदि काल को आरंभिक या प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, और इसके अतिरिक्त गणपति चंद्रगुप्त ने भी कहा है, मगर इसमें गणपति चंद्रगुप्त का विकल्प नहीं है, सही विकल्प होगा घ। अगला प्रश्न, आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा है? मूल रूप से जो इन्होंने कहा है वे इतिहासकार नहीं है, मगर उनका ऐतिहासिक महत्व ये है कि इन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से सुधारने का, भाषा को सुधारने का और हिंदी साहित्य के कोश को संवारने का और समृद्ध करने का बीड़ा उठाया था। तो वे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सही विकल्प घ। अगला प्रश्न, आदि काल को अंधकाल या बाल्यावस्था नाम किसने दिया? तो जहां बाल्यावस्था आ गया, अंधकाल अगर नहीं भी जानते हैं तो बाल्यावस्था बता ही चुका हूं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने साहित्य को व्यक्ति का प्रतीक मान करके काल विभाजन किया है, तो सही विकल्प होगा ख, रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, आदि काल को वीरकाल किसने कहा? तो बार बार हम लोग बात करते रहे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदि काल को अंधकार काल किसने कहा है?
तो रमाशंकर शुक्ल रसाल तो प्रारंभिक काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा संधि और चारण काल कहते हैं। गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल कहते हैं या शून्य काल कहते हैं। बच जाते हैं कमल कुल श्रेष्ठ, तो सही विकल्प होगा क, कमल कुल श्रेष्ठ। अगला प्रश्न, आदि काल को शून्य काल किसने कहा है? तो अभी तो हम लोग जो है बात किए गणपति चंद्रगुप्त ने आदि काल को प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा है। ग्रियर्सन तो चारण काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा संधि और चारण काल। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध और सामंत काल, तो सही विकल्प है गणपति चंद्रगुप्त ख। अगला प्रश्न, आदि काल को आधार काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, गणपति चंद्रगुप्त नहीं। बच जाते हैं ग, मोहन अवस्थी, तो मोहन अवस्थी ने ही आदि काल को आधार काल कहा है। सही विकल्प ग। अगला प्रश्न, रीति काल का नाम श्रृंगार काल रखा या रखने का समर्थन किया? इसमें असंगत को चुने। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदि काल का रीति काल का नाम श्रृंगार काल रखा, सही है। श्याम सुंदर दास ने इसका नाम रीति काल ही दिया, श्रृंगार काल नहीं कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने समर्थन किया है, तो और गणपति चंद्रगुप्त ने समर्थन नहीं किया। तो इसमें जो है सही विकल्प क्या होगा? तो 1 और 2 सही है, तो नहीं। रामचंद्र श्याम दूसरा ख 1 और 3 सही है, तो यही सही है। 1, 2 और 4 सही है। विकल्प में कुछ जो है गड़बड़ी है। 1 और 4 सही है, तो यह जो है असंगत है। और 1, 2 और 3 सही है, असंगत के जगह पर संगत कर दिया जाए। तो 1 और 2 गलत है, 1 और 3 इसमें जो है सही है। 1 और 3 यानी कि यह नाम रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम तो रीतिकाल रखा, मगर उसको कहा कि रस के विचार से कोई चाहे तो इसका नाम श्रृंगार काल रख सकता है, संगत था उसमें। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकार काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को वे 2 काल खंडों में बांटते हैं, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत काल, तो सही विकल्प होगा ख। अब अगला प्रश्न, रीतिकाल को कला काल किसने कहा? तो रीतिकाल को कला काल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो रीतिकाल को रीतिकाल ही कहते हैं। मोहन अवस्थी नहीं है, और गणपति चंद्रगुप्त भी नहीं है, रीतिकाल ही कहते हैं, तो कला काल इसमें सही विकल्प होगा क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? बहुत आता है इसलिए इसको जो है मैं दे दिया हूं कि क राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, यानी कि इन लोगों को उपाधि मिली। तो राव राजा श्याम बिहारी मिश्र। दूसरे हैं राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र, ये भी सही हैं। ग राजा कृष्ण बिहारी मिश्र, और ये नहीं है, यानी कि ग नहीं है। गणेश बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में तीसरे भाई हैं, इसका सही विकल्प होगा ग। अगला प्रश्न, मध्यकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने 3 कालखंडों में बांटा है, इसमें सही नहीं है। तो पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल, यह सही है। उत्तर मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल 1500 से 1600, यह भी सही है। उत्तर मध्यकाल या अपकर्ष काल 1600 से 1800, यह भी सही है। उत्तर मध्यकाल या कलात्मक उत्कर्ष का काल, यहीं पर जो है विरोधाभास दिख रहा है कि अपकर्ष काल उत्तर मध्यकाल को कहते हैं और फिर यहाँ कलात्मक उत्कर्ष का काल कैसे हो गया? तो इसका सही विकल्प है घ। अगर तो बस आज भर इतना ही। कल हम लोग हिंदी के आदि कवि कौन और क्यों पर विचार करेंगे, अभ्यास करेंगे, और उससे संबंधित भी वीडियो मैं दिए हुए हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो समझने में बड़ी सहूलियत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।